एपिसोड नंबर 11 टू 20। बानी मुदित के चेहरे पर लिखे भाव समझ नहीं पा रही थी कि वो गुस्से में है या खुश। हिचकिचाते हुए बानी ने हाँ में गर्दन हिलाया। क्रैप, मुदित ने कहा। अपने बाल पकड़ 2 मिनट ऐसे ही खड़ा रहा। फिर जब बात उसके दिमाग में घुसी उसने बानी से पूछा, क्या तुम सच में कंटेंट राइटर हो? बानी ने हाँ में गर्दन हिलाया। फिर रीत को देखते हुए मुदित ने कहा, आई एम ब्लडी इम्प्रेस्ड। फिर बानी को देखते हुए बोला, आयरॉनिकली जिसे बोलना नहीं आता काफ़ी अच्छा लिख लेती हो तुम। थैंक यू, बानी ने इशारा किया हुए मुदित ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फ्री पास मिल रहा है। फिर बानी के सामने एकदम करीब जाकर मुदित ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हें दोगुना मेहनत करनी पड़ेगी डार्लिंग। और बानी के लटों को पीछे किया। बानी को समझ नहीं आया और इशारे से पूछा, क्यों? उसके कान के पास जा मुदित ने कहा, क्योंकि तुम कलयुग बैंड की राइटर हो और मुदित की गर्लफ्रेंड भी। बानी एक कदम पीछे होते हुए ऐप मैसेज से बोली, लेकिन मैंने तो अभी तक गर्लफ्रेंड के लिए हाँ नहीं किया, सिर्फ दोस्ती की है। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, अब तुम प्रमोटेड हो। अब तुम मुदित आचार्य की गर्लफ्रेंड हो, मुदित के कहा और बानी के रोज ही चीक्स पर किस करके चला गया। बानी के मन में लाडू तो फुट रहे थे, लेकिन वो मुदित को इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलने वाली थी। ऐप के जरिए जाते हुए मुदित से कहा, ओह हेलो, ये तो गुंडागर्दी है। ऐसे कैसे मेरे परमिशन के बिना तुम मुझे गर्लफ्रेंड बना सकते हो? बानी के ऐप की बात सबने सुन ली। रैमी, नील और एकांश एक साथ क्या बोलते हुए मुदित को देखने लगे। मुदित के कदम वहीं रुक गए। सेक्सी स्माइल देते हुए वो पलटा और बानी को देखते हुए बोला, लव, परमिशन तुम खुद मुझे दोगी और वो भी इस ट्रिप को खत्म होने से पहले। देखना, और आंख मार के चला गया। बानी आंखें खोले मुदित को देखने लगी। रीत और महेश मुंह खोले मुदित को जाते देख बानी के सामने आए। ऐसा क्या जादू किया तूने मुदित पर? रीत ने पूछा। वशीकरण मंत्र पढ़ा है इसने, नील ने कहा। छुप कर साले, एकांश ने कहा और नील के पेट पर कोहनी मारी। सच बोलो तो लोगों को प्रॉब्लम है, नील बड़बड़ाते हुए बोला और पेट दबाने लगा। उसे इग्नोर कर और तू बता क्या हुआ तुम दोनों के बीच? ऐसा क्या कर दिया तूने कि मुदित, जो हर लड़की से चिढ़ता है लेकिन तुझसे फ्लर्ट कर रहा है? रीत ने कहा। हाँ मुझे भी जाननी है, एकांश ने कहा। हाथ रेस करते हुए रैमी ने कहा, मुझे भी। महेश ने कहा, मी टू। बानी स्माइल कर चलते हुए कुर्सी के पास गई और बैठते हुए ऐप के जरिए कहा, लंबी कहानी है, बैठो बताती हूँ। रीत एक कुर्सी पर बैठ गई और महेश दूसरे पे। बचे 2 चेयर्स पर एकांश और रैमी बैठ गए। नील एकांश के गोद में जाकर बैठने लगा तो एकांश ने उसे धक्का मार नीचे गिराया। जा खुद का चेयर ले, एकांश ने कहा। साले, कोई जगह बची ही नहीं है, नील अपने बम को रब करते हुए कहा। तो पड़ा रह जहां है वहां, एकांश ने कहा। शश क्वाइट गाइज, रीत ने सबसे कहा और सभी चुप हो गए। फिर बानी को देखने लगे। ऐप से बानी ने कहा, हुआ यूके। 1 घंटे बाद जब बानी ने बात खत्म की तो नील, जो फर्श पर बैठा था, उसने कहा, ओह तो ये बात है। बानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। बवाल है मुदित, एकांश ने कहा। बावला नहीं आसोले है मुदित, रैमी ने कहा। आई एग्री, नील ने कहा। आई एग्री टू, महेश ने कहा। रीत ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपना हाथ उठा लिया, क्योंकि रीत जानती थी कि मुदित दरवाजे के दूसरी ओर से सबको सुन रहा है। बानी हंसते हुए इशारे में बोली, तुम लोग पागल हो सब। मुदित एक्चुअली बहुत ही स्वीट बंदा है। नील ने आवाज़ नीचे करते हुए कहा, वो तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती वो तुम्हें क्या बुलाता था अब तक। वीआईपी कर्मचारी। ये कहते हुए नील अपनी आवाज़ दबाए मुंह छुपाने लगा। साले चुप, एकांश जो नील के पास था सुन लिया था। क्या हुआ? बानी ने ऐप के जरिए पूछा। कुछ नहीं, नील को कभी कभी दोहरे पड़ते हैं। तू बस यूं ही, नील ने कहा। ये आवाज़ बानी के मुंह से निकली। तभी मुदित दरवाजे से अंदर आया और सबको और बैठे देख पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं, हम बस ये जानना चाहते थे जानवर को बानी ने इंसान कैसे बनाया, एकांश ने कहा। क्या? मुदित ने चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं, तू बता प्रैक्टिस कब शुरू करे, रैमी ने कहा। अभी करते हैं, टाइम भी कम है, मुदित ने कहा। कूल डन, नील ने कहा और उठ गया। चारों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के पास चले गए और प्रैक्टिस करने लगे। मुदित ब्लैक शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स में सेक्सी लग रहा था और पर्पसली उसके दिल के पास उसके शर्ट को फाड़ दिया था। पता नहीं कैसे कैसे फैशंस आने लगे हैं आजकल और उसके धड़कते दिल को बानी आसानी से देख सकती थी। बानी को देख मुस्कुराते हुए मुदित ने कहा, लेट्स स्टार्ट, और गाने लगा।
ना वो आँखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाले बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। गाते हुए मुदित की नज़र कभी बानी से हटी ही नहीं। बानी ये देख शर्मा कर लाल हो गई। भले ही बानी दिखने के लिए दोस्ती मेंटेन कर रही थी मुदित के साथ, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि मुदित उसे कितना पसंद है। मुदित के हल्के लंबे बाल उसकी आंखों को ढक लेते तो बानी अपनी गर्दन साइड करते हुए उसके आंखों को ढूंढने लगती। उसका ये जेस्चर मुदित के दिल को छू गया और उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। गाना खत्म होते ही रीत और महेश तालियां बजाने लगे। एकांश ने मुदित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गुड जॉब मैन, बहुत अच्छा गया है तुमने। ऐसे ही गाना स्टेज पर। शो, मुदित ने कहा और बानी को देख स्माइल करने लगा। अब मेरी फ्रेंड को घूरना बंद करो और जाओ, रीत ने बीच में कहा। रीत को देखते हुए मुदित ने कहा, जा रहा हूँ बहन जी, जा रहा हूँ, और हाथ जोड़कर चला गया। मुदित के मुंह से अपना निकनेम सुन रीत चीर गई और उसके पीठ पर खली बोतल दे मारा। डबलिन में शाम के 7 बजे कलयुग बैंड की परफॉर्मेंस शुरू होने में अभी आधा घंटा था। बैकस्टेज रूम में मुदित, नील, एकांश और रैमी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहे थे। रीत के साथ बानी भी उनके रूम के अंदर आए और सबको प्रैक्टिस करता देख रीत की मदद करने लगी। रीत एक आर्टिकल लिख रही थी इनके डबलिन वाले परफॉर्मेंस के ऊपर और बानी उसे आइडियाज़ देने लगी। मुदित ने बानी को देखा और मुस्कुरा दिया, लेकिन अभी उससे बात नहीं की, क्योंकि मुदित के लिए फ़िलहाल परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट था। बानी भी इस बात को समझती थी और मुदित से इम्प्रेस थी। मिस बानी, क्या तुम हमारे स्ट्रगलिंग डेज के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकती हो? आई थिंक दैट विल बी ए गुड स्टार्ट, रैमी ने कहा। एकांश को भी आइडिया अच्छा लगा और बोला, हाँ, इनफैक्ट बैंड का नाम कलयुग कैसे पड़ा और हम चारों साथ कैसे आए तुम लिख सकती हो। उद्धरण चिन्ह। बानी स्माइल करते हुए थम्स अप देने लगी। मुदित चुपचाप बानी को देख रहा था। वो उसके आइडियाज़ सुनना चाहता था। बानी ने अपना फ़ोन निकाल ऐप के ज़रिए कहा, नॉट ओनली कलयुग में तुम लोगों के पर्सनल स्ट्रगल्स को भी हाईलाइट कर सकती हूँ। पिछले 3 सालों में कैसे सब साथ आए और कैसे पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल किया लेकिन प्रोफेशनल एक्सेल किया। ये कहते हुए बानी मुदित की ओर देखने लगी। मुदित समझ गया बानी उसके एक्स के बारे में बोल रही है। ये बात हर कोई जानता था कि मुदित का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, लेकिन उस हार्ट ब्रेक को अपनी ताकत बनाकर वो आगे कैसे बढ़ा बहुत कम लोग जानते थे, और ये चीज़ बानी हाईलाइट करना चाहती थी। इतना ही नहीं, रैमी के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, नील का कॉन्फिडेंस इश्यूज और एकांश का ओसीडी प्रॉब्लम, इन सब ने कैसे अपने अपने प्रॉब्लम्स ओवरकम किए, इसके बारे में बानी लिखने वाली थी। सब ने अपनी अपनी रजामंदी दी, सिर्फ मुदित को छोड़कर। मुदित को देखते हुए बानी ने ऐप के ज़रिए पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो इस आर्टिकल से? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं लिखूंगी। मुदित एकटक बानी को देखता रहा। बानी बड़ी मुश्किल से अपने होंठों से आवाज़ निकल पाए, मुँह। मुदित बानी के मुंह से आवाज़ सुन चौंक गया और उसके पास जाकर उसके सामने बैठते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मुँह, आई सॉरी, बानी ने टूटे शब्दों में कहा। मुदित, आई एम सॉरी। मुदित अपना सर बानी ने सर से लगते हुए कहा, सॉरी मत कहो प्लीज़, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा। रही बात मेरे पास्ट की तो मैं तुम्हें इस परफॉर्मेंस के बाद बताऊंगा। बानी ने हाँ में सर हिलाया और मुदित पीछे हट गया। अब स्माइल करो प्लीज़, मुदित बानी के निचले होंठ को अपने अंगूठे से छूते हुए कहा। मुदित को इतना रोमांटिक और इंटीमेट होते हुए देख नील की आंखें फटी की फटी रह गई, और एकांश ने गला साफ किया। मुदित की तंद्रा टूटी और इधर उधर देखते हुए अपनी कुर्सी पर जा बैठा। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल, रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। रैमी गाने लगा। रैमी को सुन मुदित के उसके सर पे टपली मारी और कहा, चलो स्टेज पर जाना है अब, और सभी स्टेज की ओर चल दिए। रीत बानी को देखकर बोली, बानी संभल कर। बानी ने इशारे से पूछा, क्यों? रीत सीरियस होते हुए बोली, मुदित वो आग है जिसके पास जाने से हर कोई जल जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी हर्ट हो। उद्धरण चिन्ह। बानी जानती थी कि रीत उसके लिए क्या करती है, लेकिन ये भी जानती थी कि मुदित कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा कि उसे हर्ट हो। डोंट वरी रीत, मैं ठीक हूँ, बानी ने इशारा कर दिलासा दिया। रीत स्माइल करते हुए बानी को बोली, गुड, सेफगार्ड योर हार्ट, और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही बैंड के सारे मेंबर्स स्टेज पर आए, ऑडियंस जोर से चिल्लाने लगी। हेलो मेट्स, हाउ आर यू डूइंग? मुदित माइक लिए स्टेज पर चलते हुए बोला।
मुदित की आवाज़ सुनते ही ऑडियंस में जोश आ गई और हूटिंग करने लगी। स्टेज के पीछे वाले हिस्से में स्पॉन्सर्स की एड्स बंद हो गई और सारे लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ 4 स्पॉटलाइट्स नील, एकांश, मुदित और रैमी पर थी। मुदित को फॉलो करते हुए स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर थी और कैमरा में मुदित सेक्सी, हॉट और हैंडसम लग रहा था। मुदित की नए लिप पियर्सिंग को देख कुछ लड़कियां वही आह भरने लगी और कुछ मुदित की आवाज़ सुनकर बेहोश हो गई। आज मुदित ने ब्लू जीन्स, वाइट एंड स्लीव और ब्लैक शर्ट पहना था। उसके हल्के लंबे बालों को मुदित ने खुला छोड़ा था और उंगलियों में रिंग्स पहना था। बेसिकली ही वॉज अ वेट ड्रीम ऑफ एवरी गर्ल। ऑलराइट, आप लोगों को मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा और सबसे पहले क्रू मेंबर्स से मिलाऊंगा। वी हैव नील ऑन गिटार, एकांश ऑन पियानो और रैमी हमारा ड्रमर है। कुछ लकड़ियां नील को देख पगला गई, क्योंकि मुदित के बाद सबसे हैंडसम नील ही था और एकांश भी। रैमी देखने में गुड लुकिंग था लेकिन वो लंबा और चौड़ा था, इसलिए कुछ लोग उससे डरते थे। नील ने भी ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। एकांश ने वाइट शर्ट और खाकी रंग के कार्गो पैंट्स, वही रैमी ने बांधना पहना था और ब्लू शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। स्पॉटलाइट्स जब ऑफ हुई तो स्टेज पर अंधेरा छा गया और नील का गिटार सबसे पहले शुरू हुआ। स्पॉटलाइट सबसे पहले नील पर गई और क्राउड जोर से नील कहते हुए चिल्लाने लगी। नील के बाद एकांश ने ज्वाइन किया और दूसरी लाइट उस पर गई और क्राउड एकांश का नाम चिल्लाने लगी। दोनों अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे जब रैमी ने भी धुन पकड़ी और ड्रम्स शुरू किए और तीसरी लाइट उस पर गई। क्राउड वापस दीवानों के तरह चिल्लाने लगी जब मुदित भी गाने लग गया और सारी स्पॉटलाइट एक साथ ऑन हुई और गाना जोर से बजने लगा। डबलिन की 8000 की क्राउड एक साथ चिल्लाने लगी और मुदित के साथ गाते हुए हेडबैंग करने लगी। बानी ने पहली बार लाइव कॉन्सर्ट देखा था। बैकस्टेज से जब वो ये सब देख रही थी उसका मुंह खुला था और आंखें बड़ी। उसकी ये शक्ल देख रीत हंसने लगी और बोली, तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड रॉकस्टार है स्वीट हार्ट, इसकी आदत डाल लो। उद्धरण चिन्ह। बानी रीत की बात सुन अपना मुंह बंद किया और हंसी रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन उससे हुई नहीं और दोनों मुस्कुराते हुए कलयुग के बॉयज को देखने लगे। जहां बानी का दिल मुदित के लिए धड़क रहा था वहीं रीत नील को देख मुस्कुरा रही थी। शो खत्म होते ही कुछ लड़कियां स्टेज पर चढ़ने लगी लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने लड़कों को घेर लिया और सेफली बैक स्टेज ले आए। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी थी कि सिक्योरिटी को चकमा देकर मुदित और नील के पास भागने लगी। नील तो खुली बाहें लिए लड़कियों का स्वागत करने लगा और बैकस्टेज रूम में आया। एक लड़की जो मुदित के पीछे पीछे आ रही थी मुदित को रोकते हुए बोली, मुदित एक ऑटोग्राफ प्लीज। मुदित कभी ऑटोग्राफ मना नहीं करता तो स्माइल करते हुए बोला, पेन। शो, लड़की ने कहा और पॉकेट से पेन निकला। मुदित ने पूछा, पेपर? लड़की ने कहा, पेपर नहीं है लेकिन क्या आप हाथ पर लिख सकते हैं प्लीज? थोड़ा इरिटेट होते हुए मुदित ने कहा, ठीक है, अपना हाथ दो। लड़की मुदित के मसल्स को देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुदित जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था इसलिए लड़की का हाथ पाने हाथ में लिया और कुछ लिखने लगा। मुदित के गर्म हाथ महसूस करते ही वो लड़की आंखें बंद कर मुदित और अपने सपने देखने लगी और अपना निचला होंठ चबाने लगी। दूर खड़ी बानी के जब देखा उस लड़की के इरादों को तो बानी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। कल मुही, जा कीचड़ में गिर जा, तेरा मुंह सच में कला हो और तुम्हारे हाथ कीचड़ से गंदे हो जाए ताकि वो ऑटोग्राफ बचे ही ना। मन ही मन बानी कोसने लगी। बानी के शक्ल पर लिखा गुस्सा देख हंसते हुए एकांश उसके पास गया और इशारों में बोला, जलन हो रही है। इशारे में बानी ने कहा, नहीं तो मुझे यूं जलन होगी, और फिर मुदित को देखने लगी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा, जलन साफ साफ दिखाई दे रहा है। एकांश ने इशारा किया। बानी ने झट से एकांश की ओर देखा और सोचने लगी। एकांश ने फिर से इशारे कर पूछा, क्या देख रही हो? यही कि एक ही घंटे में तुमने साइन लैंग्वेज कैसे सीख लिया? बानी ने इशारा करते हुए कहा, मैंने 1 घंटे में नहीं सीखा, इशारा कर एकांश ने कहा। तो फिर? बानी ने इशारे में पूछा। मैं साइन लैंग्वेज जानता हूँ, एकांश ने इशारा किया। वो कैसे? बानी ने इशारे में पूछा। मेरी कजिन सिस्टर सुन बोल नहीं सकती थी, उसके लिए मैंने सीखा था और आज काम आ रहा है, एकांश ने इशारे में कहा। ओ, बानी ने मुंह से बड़ा सा ओ बनाते हुए कहा। यस, एकांश ने कहा। सुपर्ब, बानी ने इशारे में कहा। माय प्लेजर, एकांश ने बोलकर कहा। तभी मुदित उनके पास आ गया। जैसे कि ये करना नॉर्मल है, मुदित बानी के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। बानी जो अभी भी मुदित से नाराज थी उससे दूर हटते हुए मुदित के हाथ को दूर किया।
मुदित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एकांश से बात करते करते फिर से बानी के कंधे पर हाथ रखा। बानी फिर से गुस्से में मुदित के हाथ को झटक दिया। एक बार मुदित बानी के कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा दबा दिया। मुंह बनाते हुए बानी दूसरी ओर देखने लगी। मुदित ने बानी की नाराजगी नोटिस की तो एकांश से बोला, तू मेरे को 2 मिनट दे भाई। लगता है मेरी वाली नाराज है। उद्धरण चिन्ह। एकांश हंसते हुए बोला, हाँ, मन ले इसे अच्छे से, और चला गया। एकांश के जाते ही मुदित बानी के सामने जा खड़ा हुआ और धीरे से पूछा, क्या हुआ? मुंह बिगाड़ते हुए बानी दूसरी ओर देखने लगी। मुदित फिर से उसके सामने गया और फिर से पूछा, लव, क्या बात है? बानी ने अपनी हथेली आगे कर इशारे में बोली, ऑटोग्राफ दो। मुदित समझ गया बानी किस चीज से नाराज है। ओ तो ये बात है, कहते हुए मुदित दोनों हाथ बानी के कंधे पर रख उसे अपने पास खींच लिया। दूर रहो मुझसे, बानी ने इशारे में कहा और पीछे जाने लगी। मुदित एक कदम पीछे लेते हुए बोला, लो, हो गया दूर। लेकिन कितनी देर तक? बानी सारी उंगलियां दिखाते हुए इशारे में बोली, 10 घंटे। 10 घंटे। मुदित ने आंखें बड़ी कर हल्के से चिल्लाते हुए कहा। महेश, उनका मैनेजर मुदित की ओर देखने लगा। मुदित ने उसे कहा, सॉरी, और बानी की ओर देखने लगा। बानी मुदित को घूरते हुए देख रही थी। बानी की टांग खींचते हुए मुदित ने कहा, अभी बॉयफ्रेंड बना भी नहीं हूं, ऑलरेडी हक जमा रही हो। मुदित की बात सुन बानी हड़बड़ा गई। ना में सर हिलाते हुए बानी पीछे हुई। लेकिन इट्स ऑफ, मुझे अच्छा लगता है। मुदित ने धीरे से बानी की एक उंगली पकड़ी और उसके पास गया। मुदित बानी की आंखों में डूब रहा था और बानी मुदित की आंखों में। तभी रेमी ने पीछे से गला साफ किया। मुदित की तंद्रा टूटी और बानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मुदित नहीं चाहता था कि कोई भी बानी को शर्माते हुए देखे, इसलिए मुदित मुड़कर बानी को अपने पीछे छुपाते हुए रेमी को देखने लगा। बोल, मुदित ने कहा। उसे छुपा क्यों रहा है? रेमी मुदित के पीछे झांकते हुए बोला। मुदित एक हाथ पीछे कर बानी का हाथ कस के पकड़ा और रेमी से बोला, तुझे मुझसे बात करनी है ना? तो बोल। रेमी साइड बदलते हुए बोला, नहीं, मुझे बानी से बात करनी है। वो मेरी स्टोरी लिखने वाली है ना। इस सिलसिले में रेमी अच्छे से जानता था कि वो मुदित का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, फिर भी उसे इरिटेट कर रहा था। वो पहले मेरी स्टोरी लिखेगी। तू भाग यहाँ से, कल आना, मुदित ने कहा। ब्रो, नॉट फेयर, रेमी ने कहा। बाय मेट, मुदित ने कहा और पीछे मुड़कर बानी को अपने साथ ले गया। और रेमी उसे देख हंसने लगा। किसने सोचा था कि मुदित, जिसका दिल पत्थर जैसे था, वो इतनी जल्दी एक लड़की को दिल दे बैठेगा। ऐसी में सबको मज़ा आ रहा था मुदित को चिढ़ाने में। बानी को अपने साथ स्टूडियो ले गया मुदित और एक कुर्सी पर बिठा उसके सामने दूसरी कुर्सी रखा। उस पर बैठते हुए मुदित ने कहा, तो सुनो मेरी कहानी। रुकने का इशारा कर बानी ने रिकॉर्डिंग शुरू की। अब कहो, बानी ने ऐप से कहा। मुदित पास रखे गिटार को देखते हुए बोलने लगा। आकांक्षा मेरी मोहब्बत थी, लेकिन शायद मैं उसका प्यार नहीं था। बट इट डजेंट मैटर, पर उसने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। ये कहते हुए मुदित की आंखें भर आई। बानी अपने ऐप से बोली, ऐसा क्या किया उसने? उस गिटार को घूरते हुए मुदित ने कहा, हमारे बच्चे को मार दिया। वॉट? बानी शॉक थी। आकांक्षा और मैं कॉलेज में मिले थे, अच्छे दोस्त बने और मेरी बैंड शुरू करने में मेरी मदद की। हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में बिताने लगे। दोस्ती बढ़ती गई। नील से ज़्यादा मैं आकांक्षा पर भरोसा करता था। पता नहीं चला कब मैं उसे चाहने लगा। वो भी नहीं जानती कब वो मेरी ओर आकर्षित होने लगी। आकांक्षा का जन्मदिन था और एकांश ने नई नई बैंड ज्वाइन की थी। आकांक्षा को सरप्राइज़ करने उसके घर गए और उसका केक कट किया। उसके हंसते हुए चेहरे को देख उस दिन मैं समझ गया कि मेरे फीलिंग्स उसके लिए दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं। शायद मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। इसलिए मैंने किसी का वेट नहीं किया और आकांक्षा को उसके बर्थडे के दिन ही अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दी। आकांक्षा ने कहा ये उसका ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन इस बात से डरती थी कि कहीं मैं उसे रिजेक्ट ना कर दूँ। तभी कलयुग बैंड भी अच्छा परफॉर्म करने लगा था। हम अच्छा कमाने लगे थे। आकांक्षा ने हाँ कह दी और हम एक दूसरे को डेट करने लगे। पहले पहले हमारा रिलेशनशिप कैजुअल था, फिर जब मैगजीन और नेवस पेयर्स में जब हम दोनों के चेहरे छपने लगे, मीडिया वाले सभी हमें कलयुग का लव कपल बुलाने लगे। मुदित ने कहा। बानी को आज भी याद है कि कैसे वो इंस्टाग्राम पर मुदित और आकांक्षा के फोटोज देखती थी। बानी का सपना था एटलीस्ट एक बार मुदित से मिलने का, लेकिन किस्मत उन्हें ऐसे सामने ले आएगी ये बानी ने नहीं सोचा था।
सेलिब्रिटी क्रश था मुदित बानी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आकांक्षा से कभी बानी नहीं जलती थी, लेकिन मुदित की ओर जो बानी का खिंचाव था वो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। आगे क्या हुआ? बानी के ऐप से आवाज़ आई। सोशल मीडिया के हर पेज पर मेरी और आकांक्षा की तस्वीरें छपने लगी। देखते ही देखते हम टाउन के लव बर्ड्स बन गए, लेकिन वो कहते हैं ना, नज़र लगते देर नहीं लगती। बस यही हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों के बीच दूरियां कम होती गई और हम पास आते गए। बहुत जल्द हम दोनों फिजिकल हो गए। तभी हमारा ऑल इंडिया टूर चल रहा था और दूसरी बैंड भी हमारे साथ ही टूर कर रही थी। उसका नाम हादसौल था। उसका गिटारिस्ट हमेशा आकांक्षा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता। मैंने उसे पहले इग्नोर किया, लेकिन जब वो आकांक्षा के पास जाने की कोशिश करने लगा मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और हम दोनों फिजिकली लड़ने लगे। बाकी का टूर कैंसिल हुआ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे लिए आकांक्षा इम्पोर्टेंट थी। आकांक्षा को लेकर मैं मुंबई वापस आया और कुछ महीने ब्रेक लेकर नए गाने लिखने लगा। आकांक्षा और मेरे बीच तनाव बढ़ने लगे, लेकिन रात को बिस्तर में हम दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते थे। Every bloody night we fucked like animals. It was less of a sex and more of a punishment. पता नहीं कब, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। एक दिन आकांक्षा जब रूम में नहीं थी उसका फ़ोन बजने लगा। मैंने कैजुअली नज़र घुमाई तो देखा कॉल हादसौल बैंड के गिटारिस्ट का था। मेरा दिमाग सनक गया और आकांक्षा के पास गया। हम दोनों फिर से लड़ने लगे और उसने फाइनली कन्फेस किया कि वो उस गिटारिस्ट से प्यार करने लगी है और मेरे पीठ पीछे उससे मिलती है, और वो इस झूठ को और आगे नहीं ले जा सकती। मैंने उसे घर से चले जाने को कहा, और क्या करता। आकांक्षा बैग पैक कर जा ही रही थी कि चक्कर खाकर नीचे गिर गई। मुझे लगा लो बीपी हुआ है, लेकिन टेस्ट्स के रिजल्ट्स ने कुछ और ही कहा। बानी शायद जानती थी कि टेस्ट्स में क्या था, फिर भी बानी के ऐप ने पूछा, क्या कहा? शी वाज प्रेग्नेंट, मुदित ने कहा और चुप हो गया। फिर 2 मिनट बाद मुदित बोलने लगा, आकांक्षा ने कन्फेस किया कि वो अभी तक उस गिटारिस्ट के साथ संबंध नहीं बनाई है। इसका मतलब वो बच्चा मेरा था। मैं बहुत खुश था। एक पल के लिए मैं आकांक्षा को माफ़ करने को भी रेडी हो गया था। मैंने उससे कहा भी कि मैं सारी चीज़ें भूलकर उसे अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मेरे साथ घर चली आई। मैं उसका ख्याल रखने लगा। मेरे परिवार वाले बहुत साल पहले गुजर गए थे, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था। नील और एकांश मुझसे नाराज़ थे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं होती थी। मैंने अगले 8 महीने के सारे शोज़ कैंसिल किए ताकि मैं आकांक्षा का ख्याल रख सकूं। इस बात से नील और एकांश बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। दिन रात बस आकांक्षा का ख्याल रखता। खाना बनाने से लेकर हर काम में उसे करके देता। आकांक्षा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, इसलिए वो घर से ही काम करती। मैंने भी कुछ ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ लिए थे। सुबह उठकर नाश्ता बनाता और वो दोपहर का खाना बनाती। उसके सारे डॉक्टर अपॉइंटमेंट साथ ही जाते। सारी दवाई टाइम पर लेती। सब कुछ अच्छा चला रहा, लेकिन एक दिन आकांक्षा सब्जी लाने के बहाने बाहर चली गई। पर अजीब बात यह थी कि एक बड़ा सा झोला साथ ले गई। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। आकांक्षा के जाने के 2 घंटे बाद भी जब वो नहीं आई मैंने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन बार उसने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा लगाया तो इस बार एक लड़के ने फ़ोन उठाए। गेस करो किसने उठाए? मुदित ने पूछा। बानी हैरान होते लिप मूवमेंट कर बोली, गिटारिस्ट। हंसते हुए मुदित ने कहा, हाँ, मिस्टर रोहन वधवा, हादसौल का लीड गिटारिस्ट। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करना बंद करो। करतूतों के वजह से उसे आज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। मैंने पूछा क्या, तभी उसने कहा, वो हॉस्पिटल बच्चे को गिराने आई है। आकांक्षा तुम्हारे साथ खुश नहीं है। मैंने जब बच्चे को गिराने वाली बात सुनी उससे पूछा, कौन सा हॉस्पिटल? उसने कहा, देर हो गई है मुदित, ऑपरेशन खत्म हो गया है और वो अभी रेस्ट कर रही है। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, जिद की हॉस्पिटल का नाम उसके मुंह से नाम सुनते ही मैं दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन सच में देर हो गई थी। आकांक्षा ने ऑपरेशन कर लिया था और रोहन उसका ख्याल रख रहा था। मुदित ये कहते हुए आंसू बहाने लगा। आज बानी मुदित को समझ रही थी। शायद मुदित का दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकती, लेकिन थोड़ी बहुत समझ रही थी। आकांक्षा के बाद मैंने पीना शुरू किया और सिगरेट फूंकना भी। बार, क्लब, पब ऐसी ही जगहों में मैं मिलता था। एकांश और नील ने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं शराब में डूबता गया। कुछ महीने बाद पीकर चलते हुए मुझसे एक हादसा हो गया।
मेरी हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़कर देखने की, इसलिए मैं वहां से भाग गया। वापस जाकर देखा ही नहीं। नील और एकांश को ये बात बताई तो दोनों घबरा गए और उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगे। पता लगाने पर पता चला कि वो इंसान जिंदा है। तब जाकर मुझे तसल्ली मिली। उसके बाद मैंने कभी उस शख्स के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। शायद काया था मैं, इसलिए हिम्मत नहीं की। कुछ महीने बाद उसे वापस ढूंढने गया तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। सुनने को मिला कि वो शख्स अब मुंबई में नहीं है, इसलिए मैं भी चुप हो गया, मुदित ने कहा और उसके आंसू निकल आ गए। उसे चुप करने बानी उसके पास गई और मुदित को दिलासा देने लगी। बानी को कस के पकड़ मुदित अपना सर उसके रिब्स के पास रख रोने लगा। कुछ देर बाद जब मुदित ने खुद को कंट्रोल किया तो बानी ने कुछ टाइप करके सुनाया, जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। किसी को ज़बरदस्ती प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते तुम, मुदित। रही बात उस हादसे की तो आई एम श्योर वो जो कोई भी था अब ठीक है। अब उस शख्स को ढूंढने से बेहतर है खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। बानी मुदित को वही सारी बातें बता रही थी जो उसे उसकी फ्रेंड रवीना ने बताई थी जब बानी का एक्सीडेंट हुआ था। उसे माफ़ कर दे उसे बानी। गुस्सा और नफरत तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। उस शख्स को ढूंढकर सज़ा दिलाने से बेहतर है उसे माफ़ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कलयुग बैंड की अगली शो ग्लासगो में होने वाली थी। मुदित और बानी के कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। मुदित को पता चला एकांश भी साइन लैंग्वेज जानता है तो उससे सीखने चला गया। अब एकांश की ये हालत थी कि उठते बैठते जागते सोते मुदित उसे इशारों में बात करता और ठीक से सीखने की कोशिश करता। एक बार रास्ते पर चलते हुए उसने एकांश के साथ कुछ ट्राई किया तो आसपास के लोगों म्यूट है। मुदित की ये हरकत देख बानी से हंसी कंट्रोल नहीं हुई और जोर से हंसने लगी। और बानी को हंसते देख मुदित उसके प्यार में और डूबता गया। मुदित, एकांश, नील और रैमी शॉपिंग करने मार्केट आए थे। उनका शो कल था इसलिए आज घूमने निकल गए। साथ में रीत और बानी भी थी। दोनों हैंडबैग शॉपिंग में बसूया हो गई। अचानक बानी की नज़र एक बहुत ही प्रीटी कोरल कलर के ड्रेस पर पड़ी। उसके फ्रिल्स एयर स्लीव्स देख बानी को बहुत पसंद आया। काश, बानी करते हुए कहा। रीत ने भी ड्रेस देखकर कहा, हाँ यार काश। ड्रेस डिज़ाइनर था और दोनों की इतनी औकात नहीं थी लेने की तो उनकी शॉपिंग काश पर ही रुक गई। मुदित एकांश को परेशान करने शॉपकीपर के साथ भी इशारे में बात करने लगा। बेचारा दुकानदार अपने बाल नोचते हुए हाथ जोड़कर बोला, आई नो यू कैन स्पीक, प्लीज स्पीक, डोंट टॉर्चर मी। उसकी बात सुन एकांश हंसने लगा और मुदित ने फाइनली मुंह खोलकर कहा, आई वॉन्ट दैट प्रिटी ड्रेस, और उंगली उस ड्रेस की ओर कर दी जो बानी ने सेलेक्ट की थी। दरअसल मुदित ने देख लिया था बानी का सिलेक्शन और मुदित को कभी पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए बानी के लिए वो ड्रेस ले ली। 2000 यूरो की ड्रेस। एकांश ने आंखें फाड़े मुदित को देखा। फर्क नहीं पड़ता यार, कभी किसी अपने के लिए कुछ नहीं खरीदा और पीछे कुछ दिनों में बानी ने मेरी लाइफ में अलग ही जगह बना ली है, मुदित ने कहा। एकांश मुदित के इस बदले हुए रूप को देख हैरान रह गया। वो मुदित कहाँ चला गया? रूड और एरोगेंट वाला? एकांश ने पूछा। मुदित जो बानी के ख्यालों में डूबा था एकांश का सवाल सुन घूरते चले वापस। बहुत बोलने लगा तू आजकल, और उसे टपली मारते हुए बाहर चला आया। बानी अपने लैपटॉप पर आर्टिकल टाइप कर रही थी और बाकी के लोग गप्पे मारने में बिजी थे। रीत भी अगले 7 दिनों के शेड्यूल महेश डिस्कस कर रही थी। मुदित एज यूजुअल गाने की प्रैक्टिस कर रहा अपने इंस्ट्रूमेंट्स में लगे थे। मुदित की नज़र बार बार बानी पर जा रुकती। बानी मुदित से अनजान अपने आर्टिकल में ही घुसी हुई थी। अपने पेन को चबाते हुए सोचने लगती फिर स्माइल करते हुए लिखने लगती। उसकी हरकत देख मुदित हंसते हुए उसके पास गया और उसके पास अपने घुटने पर बैठ गया। बानी पेन को साइड रख अपनी कुर्सी मुदित की ओर करते हुए इशारे में पूछा, क्या हुआ? अपना हाथ आगे करते हुए मुदित ने कहा, क्या थोड़ी देर मेरे साथ चलोगी? कहाँ? बानी ने ऐप के जरिए पूछा। मेरे रूम में। भरोसा करो मुझ पर, मैं गलत नहीं करने वाला, मुदित ने कहा। ओ, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो, बानी ने इशारे में कहा जो मुदित इस बार समझ गया। मुदित ने अपना हाथ आगे किया और बानी ने थाम लिया। रीत और महेश दोनों को देखने लगे और बाकी के बैंड मेंबर्स सिटी बजने लगे। मुदित बानी को साथ ले जाने लगा और अपने दोस्तों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए चला गया। महेश हंसने लगा और नील मुदित को गाली देने लगा। चिल ब्रो, आई एम हैप्पी। मुदित एटलीस्ट किसी पर तो ट्रस्ट करता है अभी, वरन लड़कियों से दूर भागता था ये, एकांश ने कहा। सच में?
बानी इज गुड फॉर मुदित, रैमी ने भी कहा। अपने साथ बानी को अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर बिठाते हुए मुदित ने उसे एक बॉक्स देते हुए कहा। व्हाट्स दिस? बानी ने इशारे से पूछा। खोलकर देखो, मुदित ने कहा और उसके सामने बैठ गया। बानी स्माइल करते हुए बॉक्स खोली और वही ड्रेस देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये ड्रेस तो उस दुकान में थी ना, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, बानी ने इशारे में कहा। डजेंट मैटर, तुम्हें पसंद आई तो ले लिए, मुदित ने कहा और बानी किस किया। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती, बानी ने रिटर्न करने की कोशिश की। बानी को वापस देते हुए मुदित ने कहा, ना, ये अब तुम्हारा है, तुम डिसाइड करो कि क्या करना है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो तो आज शाम मेरे साथ डिनर के लिए चलो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए मुदित की आंखों में खुशी साफ साफ दिख रही थी। आर यू आस्किंग मी आउट ऑन अ डेट? बानी हैरानी से इशारे में पूछी। आई एम, विल यू गो आउट विथ मी? मुदित ने पूछा और बानी के जवाब का वेट करने लगा। तभी बानी का फ़ोन बज पड़ा। वीडियो कॉल इंडिया से था। लोकेश गर्ग, बानी के पापा का। मुदित ने फ़ोन की ओर देखा और लोकेश की फ़ोटो देख सोचने लगा, इसे कहीं देखा है। लेकिन तभी बानी ने मुदित को 1 मिनट रुकने का इशारा कर फ़ोन उठाने चली गई। बानी, कहाँ हो बच्चे? लोकेश जी ने पूछा। मुदित से दूर होते हुए बानी ने एक्शन में कहा, कमरे में पापा। रेस्ट कर रही थी। रेस्ट क्यों? तबीयत तो ठीक है न तेरी? पीछे से अर्चना जी ने पूछ लिया। बानी की मम्मी को हमेशा यही लगता है कि रेस्ट लेने का मतलब बानी बीमार है। बानी भी उन्हें समझा समझा कर थक गई थी। मैं ठीक हूँ पापा, मम्मी को कहो चिल करने, बानी ने इशारे में कहा। तुम्हारी माँ है ही ऐसी, तुम तो जानती ही हो। उसे इग्नोर करो और बताओ काम कैसे चल रहा है, लोकेश जी ने पूछा। तभी बानी बालकनी की ओर जाने लगी। बेड के पास सिग्नल कम था इसलिए बाहर जाने लगी। मुदित सामने खड़ा था और सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसकी शक्ल स्क्रीन पर आ गई। बानी के ना चाहते हुए भी मुदित लोकेश को दिख गया। मर गए, अब पापा पूछेंगे कौन है ये लड़का तो क्या कहो। बानी सोच में पड़ गई। लोकेश जी भी मुदित को देख आंखें तिरछी कर कुछ सोचने लगे। तुम्हारे साथ कौन है कमरे में बानी? लोकेश जी ने पूछा। कोई नहीं पापा, मुझसे मिलने मेरा कॉलीग आया है। क्या मैं आपसे बाद में बात करूं? ओह ठीक है, जल्दी जल्दी में, बानी ने इशारा किया और कॉल कट। लोकेश जी सामने से हेलो हेलो बोलते रहे लेकिन बानी ने कट कर दिया। ये क्या था? मुदित ने पूछा। बानी उसे देख इशारे में बोलने लगी, तुम मेरे पापा को नहीं जानते। गलती से भी किसी लड़के को देख लिए मेरे पास और वो मेरे ही कमरे में तो मेरे अगले दिन की रिटर्न टिकट कट जाएगी। बानी के इशारे को समझते हुए मुदित जोर से हंसने लगा। उसके बाल बिगाड़ते हुए मुदित ने कहा, शाम को तुम्हें पिकअप करने में आ रहा हूँ। ये ड्रेस पहनकर रेडी रहना। इट्स अ डेट, और मुदित चला गया। इट्स अ डेट, बानी ने मन में कहा और मुदित को जाते देख स्माइल करने लगी। मुदित के साथ चले जाने के बाद बानी के फ़ोन पर दूसरा कॉल आया। ये वीडियो कॉल नहीं था, सिर्फ ऑडियो कॉल था। फ़ोन उठाते ही बानी ने कहा, हम। सामने से किसी ने कहा, यस ही इज़ द सेम पर्सन, अब उस पर कड़ी नज़र रखनी है तुम्हें। बानी ने जवाब में फिर से हम कहा और कॉल कट किया। शाम को बानी निर्धारित समय पर उस ब्यूटीफुल ड्रेस को पहनकर रेडी बैठती थी। ठीक 7 बजे मुदित ने दरवाज़ा नॉक किया और जैसे ही बानी ने दरवाज़ा खोला मुदित की सांसें वहीं थम गई। कोरल कलर की ड्रेस, कमर पर टाइट फिटिंग उसके बॉडी शेप को अच्छे से शो कर रही थी। उसके पफ्ड स्लीव्स उसके शोल्डर्स को ब्रॉड और डिफाइंड दिखा रहे थे। ओवरऑल बानी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। पीरियड। क्या हुआ? बानी ने हाथ करके पूछा। हॉट, मुदित ने कहा। मुदित की बात सुनते ही बानी शर्मा गई और उसके गाल लाल हो गए। उसके सॉफ्ट गालों को उंगलियों से छूते हुए मुदित उसके होठों देखने लगा। बानी, मुदित ने गहरी आवाज में कही। हम? बानी ने पूछा। सिर्फ हम ही था जो बानी ठीक से बोल सकती थी। उसके मुंह से आवाज सुनकर मुदित की धड़कनें तेज हो गई। यू आर लुकिंग गॉर्जस, मुदित ने कहा। थैंक यू मुदित, बानी ने लिप मूवमेंट से कहा। शैल वी गो? मुदित ने पूछा और एक हाथ आगे किया। हाँ में गर्दन बानी ने अपना हाथ दिया और मुदित उसे अपने साथ बाहर ले गया। बाहर ठंड काफ़ी थी इसलिए बानी एक कोट भी ले आई थी। मुदित ने बानी को कोट पहनाया और फिर खुद अपना जैकेट पहन अपने टैक्सी को बुलाया। मुदित ने सिर्फ इस डेट के लिए एक लिमो हायर किया था। इतनी लंबी गाड़ी देख बानी की आंखें बड़ी हो गई और मुदित को देखने लगी। बहुत क्यूट लग रही हो, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें तुम पर सूट करती है।
मुदित उसे चिढ़ाते हुए बोला। झूठ मूठ का उसे मारते हुए बानी भी हंसने लगी। लिमो का दरवाज़ा खोल मुदित ने बानी को अंदर बिठाया, खुद भी बैठ गया। गाड़ी के अंदर हीटर था इसलिए दोनों ने अपने जैकेट्स निकाल और मुदित बानी का हाथ पकड़े उसे ही देख रहा था। और बानी खिड़की के बाहर डबलिन को देख रही थी। इस नए शहर को देख बानी की आंखें चमक रही थी और उसकी गहरी आंखें देख मुदित उसे और पसंद करने लगा था। अपने अंगूठे से मुदित धीरे धीरे बानी के हाथ को मसल रहा था और अपना सर मुदित के कंधे पर रख बाहर देखने लगी। मुदित की धड़कनें बानी अच्छे से सुन सकती थी। मुदित की बांह पकड़ बानी मुदित की ओर देखने लगी और तभी लिमो के इंडियन ड्राइवर ने प्यारा सा गाना लगा दिया जो बानी के अनकहे जज्बातों को अच्छे से बयां कर रहा था। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। मुदित भी बानी की आंखों में डूबने लगा और तभी दूसरा गाना बजने लगा। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं। हौले हौले ज़िंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। बानी अगर तुम मुझे ऐसी ही देखती रहेगी तो आई विल किस यू, मुदित ने कहा। मुदित की फ्लिटी बातें सुन बानी गिगल करते हुए दौड़ हुई। तभी रेस्टोरेंट भी आ गया और मुदित उतरकर बानी का हाथ थामे बाहर ले आया और दोनों रेस्टोरेंट की ओर चले गए। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे बात एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि कुछ लड़कियां मुदित को पहचानकर उसकी ओर आ गए। सर आप मुदित आचार्य हैं ना? वाह सर, क्या हम एक ऑटोग्राफ ले सकते हैं प्लीज़? एक लड़की ने कहा। इंडिया में मुदित के फैंस ऐसे ही उसे घेर लेते थे लेकिन डबलिन में भी यही होगा मुदित ने सोचा नहीं था, वरन वो अपने अलग कपड़े और सनग्लासेस लेकर आता। सर प्लीज़ एक फ़ोटो, दूसरी लड़की ने कहा। मुदित सबको मना कर रहा था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते भीड़ बात गई और मुदित को पूरी तरह घेर लिया। बानी को सबने इग्नोर किया और टेबल से उठकर जाने पर मजबूर कर दिया। मुदित की नज़रें बानी की ओर गई। वो टेबल से दूर दूसरे टेबल पर बैठी थी। निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी लेकिन उसे छुपाने बानी ने मुदित को फेक स्माइल। मुदित अपने फैंस को देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर्सनल टाइम स्पेंड करने आया हूँ। प्लीज़ रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेट लाइफ में आप लोगों को ऑटोग्राफ दे दूंगा लेकिन उसके बाद प्लीज़ परेशान ना करे। लड़कियों ने हाँ कहा और चुपचाप वही खड़ी हो गई। सबको ऑटोग्राफ देने के बाद मुदित बानी की ओर जाने लगा लेकिन कुछ जिद्दी फैंस मुदित से चिपक रहे थे। ना चाहते हुए भी मुदित को गार्ड्स को बुलाना पड़ा और उन्हें बाहर भेज दिया। बानी के पास जा मुदित उसके पास बैठ गया और उसके दोनों लिए उन्हें किस करते हुए मुदित के कहा, आई एम सॉरी। अब तो मीडिया के कुछ लोगों ने भी मुदित को देख लिया था और बानी के हाथों को चूमते हुए मुदित और बानी के तस्वीरें खींच ली। भले ही मुदित और बानी का डेट उसके बाद अच्छे से गुजरा लेकिन अगले दिन की हेडलाइंस इंडिया के पेज 3 में भी आ गया। कौन है मुदित की नई गर्लफ्रेंड? क्या एक कंटेंट राइटर है मुदित की नई अफेयर? कलयुग बैंड की कंटेंट राइटर बानी मुदित की लव इंटरेस्ट? क्या मुदित भूल गया है अपनी एक्स आकांक्षा को? क्या है आकांक्षा का रिएक्शन मुदित के नई गर्लफ्रेंड के प्रति? क्या ये नई लड़की compete कर पाएगी सुपर हॉट मॉडल आकांक्षा से? ऐसे कई सारे नॉनसेंस चीज़ें इंडिया में फैलने लगी और इस बात से अनजान मुदित और बानी कलयुग के अगले शो के लिए ग्लासगो चले गए बाकी के बैंड मेंबर्स के साथ। इंडिया की सुपरमॉडल आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड और हाथ सॉल का गिटारिस्ट रोहन वधवा पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। मुदित आचार्य से ब्रेक अप कर आकांक्षा रोहन के साथ मूव इन हो गई। अपने अबॉर्शन के बाद आकांक्षा ने मॉडलिंग में जाने का तय किया और मॉडलिंग में चली गई। ऑफ कोर्स अपने बॉयफ्रेंड के इन्फ्लुएंस से उसे असाइनमेंट मिल गए, उसके बाद उसके मॉडलिंग को देख उसे और काम मिलने लगा। लेकिन इस दौरान रोहन का बैंड यानी हाथ सॉल की रेटिंग गिरने लगी। इसकी वजह उनका लीड वोकलिस्ट स्वस्तिक बजाज ने बैंड छोड़ दिया। वो एक लिरिसिस्ट भी था और बैंड की जान भी। 5 महीने पहले उसके जाने के बाद बैंड ने दूसरे वोकलिस्ट को अपॉइंट किया लेकिन उसके आवाज़ में इतना दम नहीं था। हाथ सॉल बैंड की टक्कर कलयुग से था लेकिन अब साफ साफ समझ आ रहा था कि मुदित की आवाज़ इंटरनेशनल मार्केट में भी गूंजने लगी है। वही हाथ सॉल की पहचान यही स्वस्तिक बैंड को छोड़कर चला गया है, इसलिए बैंड की रैंकिंग गिरने लगी है। गिरते सक्सेस को देख रोहन स्ट्रेस में चला गया और नशा करने लगा।
अपनी फरारी गाड़ी बेच दी क्योंकि अब बैंक के पास पैसे नहीं आ रहे थे। शराब के बिल्स भरने रोहन अक्सर आकांक्षा से पैसे लेता। आकांक्षा उसके साथ रोज लड़ने लगती लेकिन रोहन उसकी एक नहीं सुनता। एक दिन रोहन ने गुस्से में आकर आकांक्षा पर हाथ ही उठा दिया, जिसके चलते आकांक्षा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ये पिछले महीने ही हुआ था। रोहन ने नशे में आकांक्षा को इतने बुरे तरीके से मारा कि आकांक्षा का चेहरा सूज गया और वो अगले दिन एक इंटरनेशनल रैंप वॉक के लिए नहीं जा पाए। उसकी कंपनी ने उसे वार्निंग देकर माफ तो कर दिया लेकिन अब आकांक्षा अंदर से टूट गई थी। उसे बार बार मुदित की बातें याद आती, बार बार खुद को कोसने लगती। उसके बच्चे को गिराने की सजा वो अब भुगत रही थी। यही सब सोचते हुए जब आज आकांक्षा ने न्यूज़पेपर का पहला पन्ना खोलकर देखा तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया। मुदित अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। उसकी लाइफ में जो नई लड़की आई थी, फोटोज से तो देखकर लग रहा काफी प्रिटी है, आकांक्षा से भी ज्यादा। पेपर को फाड़कर आकांक्षा ने फर्श पर फेंक दिया और जोर जोर से चीखने लगी। दूसरी ओर ग्लासगो में सुबह के 7 बजे का फ्लाइट लिए कलयुग की पूरी टीम ग्लासगो पहुंच गई। बानी के पापा ने उसे फोन करते हुए गुस्से में कहा, तुम अपना काम छोड़कर घर वापस आ जाओ। बानी हैरान अपने पापा के बातों को समझने की कोशिश करने लगी। फिर कॉल किया और इशारे में पूछा, क्या हुआ पापा, गुस्से में क्यों हो? न्यूज़पेपर दिखाते हुए लोकेश जी ने पूछा, ये क्या है बानी? बानी ने पपरा पड़ा और आंखें बड़ी कर ली। तुम जानती हो ये लड़का कौन है? लोकेश जी ने इस बार चिल्लाते हुए पूछा। अपने पापा को कभी इतने जोर से बात करते हुए बानी ने नहीं सुना था। उनकी चिक सुनकर बानी के आंखों में आंसू आ गए। दूर खड़ा मुदित जब बानी के आंखों में आंसू देखा तो उसके पास चला आया। बानी, क्या हुआ? मुनी ने पूछा। मुदित को स्क्रीन पर बानी के पापा ने कहा, तो अब ये यहाँ पर भी है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम कलयुग बैंड के साथ काम करने वाली हो तो मैं तुम्हें कभी वहां जाने नहीं देता। अब अपना बैग पैक करो और निकलो वहां से, लोकेश जी ने जोर से कहा। मुदित बानी के पापा को देख गुस्से में बोल पड़ा, आपको क्या प्रॉब्लम है? बानी हमारी कंटेंट राइटर है, वो अच्छा काम करती है और हम उसका रिस्पेक्ट। तुम पूछ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? तो सुनो, प्रॉब्लम ये है, बानी ने पापा ने न्यूज़पेपर दिखाया। गॉसिप सेक्शन में मुदित और बानी की तस्वीरें छपी थी और साफ साफ दोनों की शक्ल दिखाई दे रही थी। फक, मुदित ने कहा और एक हाथ से अपने बाल पकड़ लिए। और कितना उसे बर्बाद करोगे मिस्टर मुदित आचार्य? 2 साल पहले जो किया क्या वो काफी नहीं है? लोकेश ने दर्द भरी आवाज में कहा। 2 साल पहले? मुदित आईब्रोज पिंचकर पूछने लगा। उसे याद भी नहीं कि वो पहले कभी बानी से मिला था या नहीं। बानी भी अपने पापा की बात को समझने की कोशिश करने लगी। इशारे में बानी ने पूछा, 2 साल पहले क्या हुआ था पापा? लोकेश जी बानी को देख बोले, 2 साल पहले तुम्हें जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई थी उस गाड़ी में कोई और नहीं मुदित आचार्य था। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनते ही बानी वही जम गई और मुदित की धड़कनें रुक गई। आप झूठ कह रहे हैं, वो शायद लड़का था, मुदित ने कहा। मतलब तुमने ये भी जन्नते की कोशिश नहीं की कि कौन था? लोकेश जी ने पूछा। इसका जवाब मुदित के पास नहीं था, क्योंकि सच में वो नहीं जानता था कि कौन उसके गाड़ी के सामने आया है। बानी गौर से मुदित को ही देख रही थी। मुदित बानी को देख गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं बानी प्लीज, तुम जानती हो कि मैंने ऑलरेडी कितना रिग्रेट किया है उसके लिए। मैं जानता भी नहीं था कि वो तुम हो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। बानी ने ऐप के जरिए कहा, ये तुम्हें क्या कर दिया मुदित? आई हैड स्टार्टेड लाइकिंग यू सो मच लेकिन। उद्धरण चिन्ह। बानी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए मुदित ने कहा, आई लाइक यू टू बानी, प्लीज, एम आई ए चैरिटी केस फॉर यू। तुमने गलती करी और अपने गलती को छुपाने के लिए प्यार का नाटक किया। बानी ने ऐप के जरिए पूछा और उसके आंसू बहने लगे। नहीं बानी प्लीज मेरी बात को समझो, मैं नहीं जानता था कि वो शख्स तुम हो, मुदित बानी का हाथ पकड़ते हुए कहा। बानी अपना हाथ वापस खींचते हुए ऐप के थ्रू बोली, जाओ मुदित प्लीज। बानी प्लीज, मुदित बानी के बालों को पीछे करते हुए कहा। तभी फोन से लोकेश जी की आवाज आई। उन्होंने ने कहा, मेरी बेटी से दूर हटो मुदित। और बानी तुम्हारी फ्लाइट आज रात की है, जल्दी घर आओ। और फोन रख दिया। बानी, तुमने मुदित को कहीं देखा है? रीत दरवाजे से आवाज लगते हुए नॉक करने लगी। रीत की आवाज सुन बानी दरवाजा खोलने गई लेकिन मुदित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया।
बानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन मुदित ने कस के पीछे से पकड़ लिया था। बानी, आर यू देयर? रीत, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला इसलिए वो चली गई। बानी के गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए मुदित ने कहा, प्लीज़ बानी। ट्रस्ट मी बेबी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। बानी अपने पॉकेट से फ़ोन निकल कुछ टाइप करते हुए ऐप से बोली, एटलीस्ट एक अच्छे इंसान के तौर पर तुम्हें देखने आना मिस्टर मुदित आचार्य। तुमने तो कायरता दिखाकर उस जख्मी इंसान को मरने छोड़ दिया। हाउ सिक कैन यू बी? आई एम सॉरी बानी प्लीज़, मुदित बानी के गर्दन को चूमते हुए बोला। नो, यू आर नॉट, बानी ने इशारे करते हुए कहा और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन मुदित ने उसे और कस के पकड़ लिया। बानी के आंखों में आंसू आने लगे। आई हेट यू, आंखें बंद करते हुए बानी ने इशारे में कहा। नो, यू डोंट, मुदित ने कहा और बानी को अपनी ओर घुमाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सॉरी बानी, मुदित ने कहा। क्या तुम्हें पता है मेरी आवाज़ कैसे चली गई? बानी ऐप के जरिए बोली। ना में गर्दन हिला, मुदित उसे ही देखने लगा। उस एक्सीडेंट की वजह से, बानी ने इशारे में कहा। मुदित आईब्राउ पिंच कर उसे ही देखने लगा। फिर अपना फ़ोन निकल बानी टाइप करते हुए बोली, जिस रफ्तार से उस गाड़ी ने मुझे ठोकर मारी में जाकर डिवाइडर पर गिर गई। वहां पड़ी टूटे बोतल की कांच सीधे मेरे गर्दन में घुस गई और परमानेंटली मेरी लैरिंक्स डैमेज कर दिया। बानी की पूरी बात सुन मुदित वही जम गया। उसके वजह से बानी ने अपनी आवाज़ खो दी। आज उसके लापरवाही के वजह से बानी बोल नहीं सकती। बानी की बात सुन मुदित की आंखें भी नम हो गई। आई एम सॉरी बानी, मुदित उसके पास जाना चाहा। लेकिन मुदित को पीछे धकेलते हुए बानी ने इशारे में कहा, यू आर नॉट सॉरी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। मुझसे दूर रहो। ठीक है, जब तुम बेटर फील कर रही हो मुझे बुला लेना। हम दोनों साथ इस शो पर जाएंगे। मुदित बोलकर जाने लगा तो बानी ने उसे रोकते हुए इशारे में कहा, अब कोई हम नहीं है मुदित। अब सिर्फ बानी गर्ग है और मुदित आचार्य। यहाँ कोई हम नहीं है। मेरी ड्यूटी है इस टूर को कवर करना और मैं वो करके ही जाऊंगी। और तुम अपनी ड्यूटी निभाना कलयुग के वोकलिस्ट बनकर। उद्धरण चिन्ह। मुदित एकटक बानी को देखने लगा। अभी उसने अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था कि वो दूर हो गए। पहले भी प्यार उसे मिला था लेकिन उससे छीन लिया गया। शो लगता है भगवान ने मेरे ही नसीब में प्यार नहीं लिखा है, ये कहकर मुदित वहां से चला गया। और बानी रोते रोते फर्श पर बैठ गई। बानी अपने आप को संभल ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन उठाकर बानी सिर्फ हम कहा। बानी, ही इज़ प्लानिंग टू फ्ली फ्रॉम यूरोप टू कीप एन आई ऑन हिम, सामने से एक शख्स की आवाज़ आई। हम, बानी ने कहा और फ़ोन रख दिया। शाम के 7 बजे। ग्लासगो का स्टेडियम बहुत बड़ा नहीं था लेकिन ऑडियंस एक्सपेक्टेड से ज़्यादा थी। मुदित सारे टेंशन्स दूर रख अपने शो पर ध्यान देने लगा। रिप्ड ब्लू जीन्स जिसमें उसकी टंग थाइस काफ़ी अच्छे से दिख रही थी और ऊपर वाइट कलर की शर्ट जिसके स्लीव्स उसने रोल अप किए थे। और उसकी नई लिप रिंग जो रोशनी में शाइन कर रही थी। जैसे ही कलयुग की पूरी बैंड स्टेज पर पहुंचे ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़कियां दीवानी थी चारों को देख। उसमें भी जब मुदित गाने एकांश ने पियानो शुरू किया सारी लड़कियां पगला गई और स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। गार्ड्स ने आकर सबको संभाला और सिक्योरिटी बढ़ा दी। आर यू एंजॉयिंग इट? ये नील ने क्राउड से पूछा। नील के पूछते ही पूरी क्राउड चिल्लाते, यस द नेक्स्ट सॉन्ग इफ फ्रॉम मुदित एंड मी, कहकर नील ने भी मुदित के साथ गाना शुरू कर दिया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नील भी गा सकता है। नील की आवाज़ और उसके गाने का स्टाइल सुन सब लोग चीयर करने लगे। Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play, went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day, my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you are afraid. He said, one day, you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights that never die. My father told me. रैमी ड्रम्स प्ले कर रहा था और आज एकांश नील के साथ गिटार बजा रहा था। सभी एकांश को गिटार पर देख हैरान थे और ऐसी ही गाते गाते शो खत्म हुआ। थैंक यू ग्लासगो, सी यू अराउंड, कहकर मुदित ने शो एंड किया। बैकस्टेज आकर जब उसकी नज़रें बानी को ढूंढने लगी उसने देखा बानी अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए सोच रही थी। उसकी सिंपल रेड टॉप और 3/4 जीन्स उस पर बहुत जज रही थी।
मन ही मन मुस्कुराते हुए मुदित ने कहा, आज नाराज हो लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा एंड देन फॉरएवर यू विल बी माइन। मुदित को मुस्कुराते देख बानी समझ गई कि वो क्या सोच रहा है और उसने लिप मूवमेंट करते हुए कहा, ओनली इन योर ड्रीम्स मुइट आचार्य, और अपना लैपटॉप लेकर रैमी के साथ बैठ गई। क्योंकि इस बार रैमी की कहानी कवर करनी थी। मुदित की कहानी बानी लिख नहीं पाई, बस इतना लिखा था कि उसने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए और पास्ट में जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकअप हुआ। मुदित की आर्टिकल चपटे ही उसके फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ गए। इंस्टाग्राम में 32 मिलियन फॉलोअर्स से 41 मिलियन फॉलोअर्स बन गए। और बारी रेमी जॉर्डन की कहानी की थी। अगली शो लंदन में थी और लंदन सबका फेवरेट था, इसलिए यहाँ 2 दिन और रुकने का प्लान बना लिया। बानी ने ऐसे तैसे कर अपने पापा को मना लिया और मुदित से दूर रहने लगी। लंदन के पहले दिन सभी पब्स और बार्स घूमने लगे, क्लब हॉपिंग करने लगे। बानी ने सिर्फ 2 शॉट वोडका के लिए और बंद कर लिया। मुदित ने एक घूंट भी नहीं पिया था, सिर्फ बानी के लिए। बानी के ना चाहते हुए भी मुदित उसकी केयर करता। पूरे समय बानी रीत के साथ ही बैठी रही और उसके दूसरे तरफ महेश बैठा था। सामने की सीट पर कलयुग के चारों बैंडमेट्स बैठे थे। गनीमत है लड़कों ने कैप पहना था और वरुण क्राउड वापस उन्हें घेर लेता। मुदित की नज़र बानी से हट ही नहीं रही थी और बानी, वो मुदित की ओर देखना भी नहीं चाहती थी। दोनों के बीच के टेंशन को महसूस करते हुए रीत ने बानी से पूछा, क्या हुआ? ना में गर्दन हिला बानी अपना स्टार्टर्स खाने लगी। डांस फ्लोर पर काफ़ी लोग नाच रहे थे, लेकिन जब पंजाबी सॉन्ग ल इक्वल्स बजने लगा वो भी लंदन के क्लब में बानी से रहा नहीं गया और मुस्कुराते हुए रीत को अपने साथ ले गई। नानुकुर करते करते रीत भी आ ही गई। दोनों लड़कियां जी भर के नाचने लगी, दुनिया की परवाह करे बिना नाचने लगी। जहां मुदित की नज़र बानी पर ही थी, रीत को बार बार नील देख रहा था। वहां नाच रहे लड़के जब इन 2 इंडियन गर्ल्स को ठुमके लगते देखा, एक्साइट होकर वो भी ज्वाइन कर डांस करने लगे। रीत एक इंग्लिशमैन को सिखाने लगी तो बानी एक स्कॉटिश। दोनों हंसते हुए उन लड़कों को सिखा रही थी, वही मुदित और नील जल बनकर राख हो रहे थे। यू आर अ ब्यूटिफुल लैस, लड़के ने बानी को कॉम्प्लीमेंट किया तो बानी शर्माने लगी। वही दूसरे लड़के ने रीत को कॉम्प्लीमेंट दिया तो उसने भी थैंक यू कहकर स्माइल दिया। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, बगल से नील ने कहा। हाँ, मुदित ने गुर्राते हुए बानी और उस लड़के को देखते हुए कहा। हमें कुछ करना चाहिए, नील रीत को देखते हुए कहा। हाँ, मुदित ने फिर से कहा। हमें वहाँ जाना चाहिए, नील ने फिर से कहा। हाँ, मुदित, तो चले, नील ने पूछा। वेट वेट वेट, तू कहाँ जा रहा है? मेरी वाली खतरे में है। तेरी कौन है? मुदित ने पूछा। तेरी वाली के साथ जो नाच रही है, वो, को घूरते हुए कहा। भौहें उचकाते हुए मुदित ने पूछा, ये कब हुआ? जब तू अपनी वाली को पटाने में बिजी था तब, नील ने कहा। हैं? मुदित अजीब सा शक्ल बनाते हुए पूछा। तू चल रहा है या नहीं? नील ने फिर से पूछा। चलो, मुदित ने कहा और दोनों चले अपनी अपनी वाली के पास। नील ने सीधा सीधा रीत का हाथ पकड़ा और वहां खड़े इंग्लिशमैन ने कहा, सॉरी मेट, शी इज टेकन। रीत नील को मुंह खोल देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नील ने उसे सबके सामने उसे अपना कहा। सॉरी मेट, आई डिडंट नो, इंग्लिशमैन ने कहा और हाथ ऊपर कर चला गया। वही मुदित बानी के पास गया और बोला, उससे दूर हटो। बानी ने ना में गर्दन हिलाया और उस लड़के की ओर मुड़कर नाचने लगी। बानी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुदित ने कहा। बानी ने पलटकर मुदित को देखा, फिर पलटकर उस लड़के के साथ नाचने लगी। ये मत कहना कि मैंने वॉर्न नहीं किया था, मुदित ने कहा और थोड़ा सा झुककर बानी का कमर कस के पकड़ा, अपने कंधे पर डाला और उसे क्लब से बाहर ले जाने लगा। बानी चिल्लाते हुए उसके पीठ पर मारने लगी। वो स्कॉटिश लड़का उनके पीछे आने लगा, ये सोचकर कि मुदित बानी को किडनैप कर रहा है। तभी पीछे से रीत ने कहा, डोंट बॉदर, दे आर टुगेदर। ओ, उस लड़के ने कहा और वो भी पीछे हट गया। बानी मुदित के पीठ पर मारते हुए चिल्लाने लगी। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन जितना भी आवाज़ गले से निकल रहा था वो सब कोशिश करने लगी और मुदित के पेट पर अपने पैरों से मारने लगी। चुपचाप वही बैठो, मुदित ने गुस्सा करते हुए बानी से कहा और उसके बम पर थप्पड़ मारा। ओ, बानी के मुंह से निकला। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वायलेंट हो सकता है, लेकिन 2 दिन पहले उसने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुदित ही उसके हालत का जिम्मेदार है। उस चीज़ को याद करते हुए बानी ने जोर से अपने से आवाज़ निकली, डाओ, यानी डाउन। बानी फाइनली मुदित ने नीचे किए, लेकिन अपने गाड़ी के बॉनेट पर बिठाया।
उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखा और उसके चेहरे के बिल्कुल पास जा मुदित ने कहा, अच्छा मैडम ने पी रखी है। तभी मैं सोचूं बानी इतनी डेयरिंग कब से बन गई। उद्धरण चिन्ह। डेयरिंग में बचपन से थी। दूर हटो अब मुझसे, बानी ने इशारे में कहा। अगर नहीं हटूं तो, मुदित और पास आते हुए बोला। बानी ने फाइनल वार्निंग देते हुए कहा, मैंने कहा दूर हटो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुदित ने एक नहीं सुनी और उसके और करीब जाने लगा। उसको अपने इतने पास क्यों आने दिया? मुदित ने बानी से पूछा और उसकी सुरीली गर्दन की ओर देखने लगा। मुदित की नज़र को देख बानी नर्वस होते हुए सलाइवा स्वॉलो किया। उसके गर्दन के हल्के मूवमेंट्स को देख मुदित की सांसें तेज होने लगी। ये तुम क्या कर रही हो मुझे बानी? फिर नज़र ऊपर करते हुए बानी से आंख मिलाते हुए मुदित ने फिर से पूछा, क्यों उसे अपने पास आने दिया? और तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले? बानी ने इशारे में पूछा। मुदित ने कहा, शायद कुछ भी नहीं, या शायद सब कुछ, बट दैट्स अप टू योर टू डिसाइड। मुदित पीछे हुआ लेकिन नज़रें अभी भी बानी पर ही थी। बानी धीरे से बोनट से उतरी और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। रीत को नील दूसरे गाड़ी में ले गया और मुदित बानी को लेकर चला गया। अब सिर्फ एकांश, रेमी और महेश ही क्लब में थे। रूम पर पहुंचते ही मुदित ने बानी से कहा, गो स्लीप, सॉरी अगर तुम्हें लगा कि मैंने ज़बरदस्ती की तुम्हारे साथ, लेकिन कोई और तुम्हें टच करें, आई कांट बेयर इट। बानी मुदित की बात सुन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके अंदर जाने के बाद मुदित ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और खुद को कोसने लगा। उस पर गुस्सा क्यों किया मैंने? मेरा भी दिमाग खराब है। गलती मैंने की और गुस्सा भी मैं ही कर रहा हूँ। तू गजब इंसान है मुदित, ऐसी तो कुली भाग जाएगी। कहते हुए मुदित अपने कमरे में चला गया। गले दिन शो था। लंदन के टॉप स्पॉन्सर्स और सेलिब्रिटीज आए थे कलयुग बंद को प्ले करते देखने। इंडियंस तो थे ही थे, साथ में अंग्रेजी भी। कुछ अलग करने के चक्कर में नील ने सबको अपने अपने शर्ट्स निकलने को कहा। पहले एकांश ना नुकुर करते हुए आखिर में उतार ही दिया। रेमी में बिना कुछ कहे ही निकला। नील तो अपनी बॉडी दिखने के पहले से ही निकल दिया। उसी कमरे में बानी थी। उसे सरप्राइज नहीं हुआ कि सब के सब अपने बॉडी पर टैटू बनवा चुके थे, पर देखना यह था कि मुदित ने कैसा टैटू बनाया था। बानी की आंखें बार बार मुदित की ओर जाती। एक दो बार दोनों की नज़रें टकराई तो बानी खुद को कोसने लगी। मुदित मन ही मन हंसते हुए अपना शर्ट उठाया और निकल दिया। वहां खड़ी कुछ मेकअप असिस्टेंट लड़कियां मुदित वही जम गई। उनकी सांसें अटक गई मुदित को देख। जब बानी ने नोटिस किया कि लड़कियां वही बुद्ध की तरह खड़ी है तो धीरे से बानी ने पलट के देखा। वाकई में सामने का नज़ारा इतना हॉट था कि बानी के हाथ से उसका फ़ोन गिर गया। कान पकड़ बानी ने सॉरी धीरे से कहा और फ़ोन उठाया। मुदित का वाइट शर्ट फर्श पर पड़ा था और ब्लैक कलर की लो वेस्ट जीन्स उसके वेस्ट की वी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से दिखा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि मुदित रोज़ जिम करता है, क्योंकि उसके 6 पैक एब्स काफ़ी प्रोनाउंस्ड थे। फ्लैट स्टमक और बाइसेप्स देखकर किसी का भी मन करता उसे चुने का। लेकिन सरप्राइजिंग वाली बात यह थी कि मुदित के हाथ पर छोड़कर सीने पर कहीं भी टैटू नहीं था। उसका गोरा बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। बानी उसे देखते ही रह गई। उसे पता भी नहीं चला जब मुदित उसके पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। सामने झुककर मुदित ने धीरे से कहा, जितने अच्छे से देखना है देख लो, जी भर के देख लो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा हो सकता है, मैं तुम्हारा हो सकता हूँ, बस तुम्हारी हाँ की देरी है। उद्धरण चिन्ह। और बानी का हाथ लिया और अपने सीने पर दिल के पास रख लिया। मुदित की टैक्स धड़कने बानी अच्छे से महसूस कर सकती थी। बानी के पिंक होंठ हल्के से अलग हुए और उसके मुंह से बहुत ही धीरे आवाज आई, वो। वाओ, मुदित ने रिपीट किया। दोनों का पीडीए देख पीछे से रेमी ने गला साफ किया। ब्रो, वी आर गेटिंग लेट फॉर द शो, रेमी ने कहा। बानी की तंद्रा टूटी और पीछे होते हुए इशारे में बोली, तुम्हें जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुदित की भी तंद्रा टूटी और बानी से कहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, बहुत जल्द वापस आऊंगा और वापस तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगा। बानी ने मुदित को देखा और आंखें घुमाते हुए वहां से चली गई। और हंसते हुए मुदित स्टेज पर जा पहुंचा। सबको शर्ट्स निकाले देख क्राउड दीवानी हो गई। लड़कियां बेहोश होने लगी और लड़के जालस। क्राउड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस चिल्लाए जा रही थी, कलयुग कलयुग। मुदित स्टेज पर चलते हुए बोला, हेलो लंदन। सबने साथ में चिल्लाते हुए कहा, हाय। ऐसे लग रहा था जैसे शहर के सारे लोग आ गए हैं और मुदित को हाय कह रहे हैं। वाओ,
You guys are amazing. I am overwhelmed. Our first performance is for your Londoners, मुदित ने कहा और माइक स्टैंड पर फिक्स करते हुए एक इलेक्ट्रिक गिटार बोरो किया और गाना शुरू कर दिया। नील और मुदित गिटार बजा रहे थे, एकांश पियानो और रेमी ड्रम्स। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी, ये सवाल आए, तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। दरअसल ये गाना मुदित ने बानी के लिए गया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकता था, इसलिए ऐसे गाने लगा। गाना खत्म होते ही फैंस चिल्लाने लगे। मुदित और नील ने अगला गन शुरू किया। हंसता रहता हूँ, तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। नो डाउट ये गाना भी मुदित ने बानी के लिए डेडिकेट किया था। आधे घंटे बाद शो खत्म कर मुदित और बाकी के मेंबर्स ग्रीन रूम वापस ही आ रहे थे कि एक लड़की मुदित का नाम लेते हुए उसके पास आने लगी। अपना पुराना नाम सुन मुदित के कदम वही जम गए। अच्चू कहते हुए वो लड़की मुदित के पास आए। मुदित का निकनेम अच्चू सिर्फ एक लड़की बुलाती थी, आकांक्षा मुदित के सामने आए और उसे गले लगते हुए बोली, कितने दिन हो गए, हाउ आर यू। मैं भी लंदन आई थी काम से, सोचा तुमसे मिल लूँ। ये कहते हुए आकांक्षा मुदित के गर्दन पर दोनों हाथ रख स्माइल कर रही थी और मुदित वही जम गया था। दूसरी ओर ग्रीन रूम में बैठी बानी नर्वस हो रही थी। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजी। कॉल उसी सीक्रेट नंबर से था। बानी ने कहा, बी प्रिपेयर्ड बानी, ही इज़ गोइंग टू स्ट्राइक एनी मूवमेंट, ही इज़ फुली आर्म्ड। फ़ोन रखा और अपने बैग से गन निकल अपने बैक पॉकेट में रख लिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।